हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम इस समय बात कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि बीटीसी प्रथम सेमेस्टर की हम बुक को ख़त्म करने की तरफ हैं, जिसको हम एजुकेशन 1 कहते हैं, और बुक का आपके नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए। तो हम यहाँ पर लगभग आपका 50+, जैसा कि हमने कहा कि 50% प्लस हम जो है सिलेबस आपका कवर कर चुके हैं, और धीरे धीरे हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं बहुत आसानी से। और आपकी वैकेंसी भी ये तो कंफर्म है कि अब आएगी। तो अब आप पढ़ाई पे लग जाइए और सारी चीज़ों को टाइम से अपना कंप्लीट कर लीजिए, फिर लास्ट में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे कि इस समय चीज़ें चल रही हों तो उम्मीद है कि वैकेंसी आपकी आएगी। अब ये आप मत सोचिएगा कि वैकेंसी नहीं आएगी, जो भी कह रहा है उसे कहने दीजिए कि वैकेंसी नहीं आएगी। आप अपनी पढ़ाई पर लगे रहें तो लास्ट टाइम में आपको समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया है। पहली यूनिट में हमने पूरा कवर कर लिया है सारी चीज़ें। बाल विकास का अर्थ, अवस्थाएँ, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मकता, व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ पर व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके, व्यक्तित्व विभिन्नता, कल्पना, चिंतन, तर्क, बाल विकास के आधार, इनको प्रभावित करने वाले कारक में वंशानुक्रम एवं वातावरण। और देखिए दूसरी यूनिट में हमने अधिगम का अर्थ सीखना, यानी कि अधिगम का अर्थ और सिद्धांत हमने देखा, जिसमें हमने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक देख लिए हैं और अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ देख ली हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे हम आज कहाँ तक कवर कर पाते हैं, तो उनको हम देखेंगे। आज हम आते हैं अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य एवं सीखने के उनके महत्व, ये सारी चीज़ें थॉर्नडाइक के नियम पर आएंगे। तो चलिए आते हैं सीधे हम चैप्टर पे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए सीधे हम पहुंचते हैं अपने टॉपिक पे। तो चलिए हमारा टॉपिक होता है अधिगम के नियम। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे। देखिए, आपसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि वैकेंसी नहीं आएगी। मेरे पे भी बहुत सारे कमेंट आए हैं कि क्या बकवास है, वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन आप उन लोगों के कमेंट पे ध्यान ना दें कि प्लीज़ अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि जैसा कि पहले आपको समय दिया गया था वैसा ही कम समय आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अपनी तैयारी को पूरा आप बनाए रखें और पढ़ते रहें, किसी की बातों में ना आए। जो कह रहा है वैकेंसी नहीं आएगी उसे कहने दीजिए। हो सकता है वो पढ़ रहा हो, आपको भटकाने के लिए कह रहा हो। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ आप, जैसा कि अभी तक आपने इंतज़ार किया था, अब उम्मीद जगी है तो आप पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए अधिगम के नियम हम पढ़ते हैं। तो अधिगम के नियम में बहुत सारे नियम आते हैं। हम इसमें कौन कौन सा नियम देखेंगे। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य एवं गौड़ नियम। थॉर्नडाइक ने 2 तरीके के नियम दिए थे, एक मुख्य नियम दिए थे, एक गौड़ नियम दिए थे। आप जानते होंगे कि मुख्य नियम 3 थे इनके, और 3 थे, और गौड़ नियम क्या थे, 5 थे। उन सभी को हम डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और सीखने सिखाने में इनका महत्व देखेंगे, और देखेंगे कि हम कितना आज पूरा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पशु, पक्षी, पौधे, मानव सभी प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार सीखने के भी कुछ नियम होते हैं। सीखने की प्रक्रिया इन्हीं नियमों के अनुसार चलती है। ठीक है, जो हम सीखने की प्रक्रियाएं करते हैं ये कुछ नियमों के अनुसार चलती है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने बताया है। क्या बताया है? E.L. थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम बताए हैं जिनको प्रयोग से अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम दिए हैं। सीधे सीधे आपका पूछा जाता है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो। थॉर्नडाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संख्या भी पूछ ली जाती है और नियम भी पूछे जाते हैं। आप यूपी टेट का पीछे का पेपर उठा के देख लेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं थॉर्नडाइक के। तो थॉर्नडाइक के जो 3 मुख्य नियम हैं वो निम्न है। कौन कौन सा है आपका? एक सेकेंड। पहला आपका कौन सा है? सीखने के मुख्य नियम में सीखने के मुख्य नियम 3 हैं थॉर्नडाइक के। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा है परिणाम का नियम। ठीक है, परिणाम के नियम को हम प्रभाव का नियम भी कहते हैं और संतोष का नियम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और परिणाम का नियम। परिणाम का हम प्रभाव भी कहते हैं, संतोष भी कहते हैं, याद रखेंगे हम। ठीक है, प्रभाव का नियम जो मेन रूप से हम देखते हैं वो देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं तत्परता का नियम। किस चीज़ से कैसे हम तत्पर होते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो ध्यान से देखेंगे हम। बात करते हैं हम तत्परता के नियम की। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम उसे शीघ्र सीख लेते हैं। कहने का मतलब, जिस चीज़ का हमें करने का मन होता है, जिस चीज़ के लिए हम उतावले होते हैं, तत्पर होते हैं करने के लिए, अगर वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो वो चीज़ें हम जल्दी से सीख लेते हैं। ठीक है, किसी समस्या का हल करने के लिए प्रयत्नशील होना तत्परता कहलाती है। तो सीधे सीधे वही बात आ गई कि किसी भी अगर समस्या को हल करने के लिए हम प्रयत्नशील होते हैं, उत्सुक होते हैं, तत्पर होते हैं, तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? हमारी तत्परता कहलाती हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। यदि बच्चे में गणित के प्रश्न हल करने की इच्छा है तो वह तत्परता के कारण उनको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है। आप देखते होंगे आप ही के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो सब्जेक्ट आपको पसंद होता है,
ठीक है। वो चीज़ें आप ज़्यादा पढ़ने का मन करते हैं और वो चीज़ें आपको समझ में भी ज़्यादा आती हैं, और जिन चीज़ों का आपका मन नहीं करता है पढ़ने का, या चीज़ें आपकी कमज़ोर हैं, तो आपका वो पढ़ने का भी थोड़ा कम मन करता है। तो ऐसी चीज़ें वो सभी के साथ होती हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अगर किसी बच्चे में गणित का प्रश्न हल करने की इच्छा है, तो तत्परता के कारण उसे वो जल्दी से सीख लेगा और कुशलता से भी सीखेगा, ठीक है। और काम करने में आनंद एवं संतोष का भी उसे अनुभव होगा कि उसे जो चीज़ें पसंद है वही कराई जा रही हैं। इसके विपरीत अगर सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है, इस स्थिति में बच्चे को सीखने की क्रिया से असंतोष मिलता है। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे जो है किसी सब्जेक्ट को अगर नहीं पसंद करते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती वो चीज़ें सिखाई जाती हैं तो वो खींच जाते हैं, ठीक है, वो खींच उठते हैं और उनमें असंतोष रहता है, वो जल्दी सीख भी नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप किसी काम के लिए तत्पर हैं तो ही आप जल्दी से वो काम कर पाएंगे। फिर अगला हमारा आता है अभ्यास का नियम, ठीक है। अगला हमारा क्या है? अभ्यास का नियम। तो इस नियम का तात्पर्य है अभ्यास कुशल बनाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी चीज़ को आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो चीज़ें आपको सफल बनाती हैं। जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो हम उसे सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं। अगर आप मैथ्स के भी कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, एक बार आपने नियम पढ़ लिया, बार बार उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको आसान लगने लगती हैं और उनमें कुशल हो जाते हैं। हम बिना अभ्यास किए साइकिल पर चढ़ने या कोई खेल खेलने में कुशल नहीं हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप बचपन में चले जाएंगे अपने और देखेंगे कि आप साइकिल पे जो है, साइकिल आप सीखते थे, पहले दिन गिरते थे, सारी चीज़ें थी, सब कुछ है, बस आपको क्या थी? सीखने की तत्परता थी। तो जो तत्परता का नियम आ गया। तो जब तत्परता थी आपकी, तभी आपने सोचा कि हम अभ्यास करेंगे, ठीक है। अभ्यास करने के बाद हम चीज़ें फिर आपको बताएंगे। तो ये चीज़ें हैं कि हम बिना अभ्यास के साइकिल पर चढ़ने या कोई खेल खेलने में भी कुशल नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं, यदि हम किसी सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं। अभ्यास से सीखना अस्थायी होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में अस्थायी हो जाती हैं। आप चाहे पढ़ाई ले लीजिए, चाहे जो चीज़ ले लीजिए। इसे थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम और बिना अभ्यास से ज्ञान विस्मृति हो जाता है, और इसे अनुपयोग का नियम भी कहा है। यानी कि उपयोग और अनुपयोग का नियम भी अभ्यास के नियम को थॉर्नडाइक ने कहा है। फिर अगला हमारा आता है क्या? प्रभाव का नियम। इसको भी हम देखेंगे, प्रभाव के बारे में बात करेंगे। प्रायः हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, जिससे हमें सुख एवं संतोष मिलता है। यदि हमें किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है, ठीक है, या सीखने में कष्ट होता है, तो हम उस क्रिया को नहीं दोहराते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार जिस कार्य से संतोष होता है, इससे उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दृढ़ होता है, और जिस कार्य से असंतोष होता है उससे जो है संबंध कमजोर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इन्हें भी जाने, एक चीज़ और देख लेते हैं कि बच्चा ना तो खाली घड़ा होता है और ना ही गीली मिट्टी होती है। बच्चा एक पौधे के समान होता है जिसके लिए हमें वे सभी अनुभव रचने व संचित करने होते हैं जिनकी मदद से वह स्वयं विकास करने में सक्षम बन पाए। देखिए, अब हम तीनों नियम को जो हमने पढ़ा है अभी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अभी जो हमने तीनों नियम पढ़े हैं ध्यान से देखेंगे। पहले हमने पढ़ा है तत्परता का नियम। देखिए, मेरे पास पेन नहीं है लिखने वाली। तत्परता का नियम देखा हमने। फिर देखा हमने अभ्यास का नियम, ठीक है। फिर हमने देखा है अभ्यास का नियम। ध्यान से इन चीज़ों को समझ लेंगे, फिर आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे ये, क्योंकि चीज़ें डिटेल में पूछी जाती हैं। अभ्यास का नियम देखा, फिर हमने देखा प्रभाव का नियम। तो जैसा कि हमने अभी आपको साइकिल के बारे में बताया था, ठीक है, हमने क्या कहा था आपसे? साइकिल के बारे में कहा था। तो ध्यान से देखिएगा। मान लिया कि बच्चा है कोई, ठीक है, ये बच्चा है कोई और ये साइकिल सीखने के लिए क्या है? तत्पर है। तो सबसे पहले किसी चीज़ को सीखने के लिए उसकी क्या है? तत्परता जरूरी है, ठीक है। अगर वो तत्पर है तब वो क्या करेगा? साइकिल सीखने का क्या करेगा? अभ्यास करेगा। साइकिल सीखने का अभ्यास करेगा, और वो धीरे धीरे जब अभ्यास करता रहेगा तब उसका प्रभाव क्या दिखेगा उसके ऊपर कि वो साइकिल सीख गया है। अब यहीं से आपकी तीनों चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि उसका मन क्या है? सीखने का, यानी कि वो क्या है? सीखने के लिए साइकिल तत्पर है। फिर उसने क्या किया? अभ्यास किया सीखने का, और अभ्यास करने का प्रभाव क्या पड़ा उसके ऊपर कि वो बच्चा साइकिल सीख गया। तो इसलिए किसी चीज़ को जानने के लिए ये तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि उसके लिए तत्पर होना भी ज़रूरी है, अभ्यास भी ज़रूरी होता है, और उसके बाद हमें प्रभाव या परिणाम तो दिखता ही है। उम्मीद करते हैं कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम आपको समझ में आ गए होंगे। फिर अब हम देखते हैं गौड़ नियम के बारे में। अब ये नियम आप नहीं भूलेंगे। गौड़ नियम में हम देखते हैं सीखने के सहायक या गौड़ नियम, ये 5 तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनको भी हम देख लेते हैं। तो सीखने के सहायक या गौड़ नियम के बारे में हम जानेंगे। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 गौड़ नियमों का प्रतिपादन किया है। इन नियमों का महत्व मुख्य नियम से कम है, इसलिए ये गौड़ नियम है। पहला कौन सा है? मनोवृत्ति का नियम। ये थोड़ा आपसे ये नाम दे के पूछ लिया जाता है कौन सा नहीं है या कौन सा है, ये याद रखेंगे। बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और संबंध परिवर्तन का नियम, ये 5 नियम
5 नियम आपके सीखने के गौण नियम। हम एक एक नियम को हम यहाँ पर भी जानते हैं। मनोवृत्ति का नियम क्या होता है, तो हम देखते हैं कि मनोवृत्ति का नियम क्या होता है कि जिस कार्य के प्रति हमारी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति रहती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। अनुकूल मनोवृत्ति होने पर बालक शीघ्र सीखता है तथा प्रतिकूल मनोवृत्ति होने पर बालक के सीखने में बाधाएं आती हैं। तो कहने का क्या मतलब है, अगर बालक की स्थिति के अनुरूप जो है, जो सीख रहा है उसके अनुरूप वहाँ पर मनोवृत्ति है उसकी, तो ही वो सीखेगा। अगर उसके प्रतिकूल है, उसके उल्टे है, यानी कि उसका मन नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं सीख पाएगा, सीखने में बाधाएं आएंगी। तो ये होता है मनोवृत्ति का नियम। फिर देखते हैं बहु अनुक्रिया का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं। इनमें से कुछ अनुक्रियाएं लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होती हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं और फिर भूल जाते हैं। हम उन्हीं अनुक्रियाओं का चयन करते हैं जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है, इसे ही सीखना कहते हैं। कक्षा कक्ष परिस्थिति में इस नियम के अनुसार बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो बहु अनुक्रिया का नियम क्या हुआ कि जब हम इस नियम के अनुसार जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब उसके प्रति हम विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं, और इनमें से कुछ अनुक्रियाएं जो होती हैं हमारे लक्ष्य में सहायक नहीं होती हैं, उन्हें क्या हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, और उन अनुक्रियाओं का चयन करते हैं जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती हैं। ठीक है। फिर आता है आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, आता है आंशिक क्रियाकर्म। थार्नडाइक का मानना है कि यदि बच्चों के सामने किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके प्रस्तुत किया जाए और एक एक भाग का समाधान किया जाए तो बच्चा जो है पूरी समस्या को शीघ्रता और सुगमता से समझकर कार्य को पूर्ण कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और फिर शिक्षकों को भी चाहिए, क्या है, शिक्षकों को भी चाहिए कि बच्चों के समझ समस्या प्रस्तुत करते समय उसके विभिन्न अंगों के विषय में बताएं और उन्हें अलग अलग हल कर, ठीक है, संपूर्ण समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को अंश से पूर्ण की ओर पढ़ाने का अवसर प्रदान करें। देखिए, जैसा कि उदाहरण हम बता रहे हैं, ये आपका क्या है, आंशिक क्रिया का नियम है। देखिए, कभी कभार क्या होता है, जैसे किसी बच्चे को हमें इस वृक्ष के बारे में बताना है, ये आपका पेड़ हो गया, ठीक है, तो हमने सीधे सीधे कह दिया ये पेड़ है, इसके बारे में जितना बता पाए हमने बता दिया, तो ये क्या हो गया, आपका पूर्ण नियम हो गया। अब हम पूर्ण से अगर अंश की ओर जाएंगे, ठीक है, वैसे तो ये आंशिक क्रिया का नियम क्या है, अंश से पूर्ण की ओर है कि छोटे छोटे चीज़ों को बताएं फिर हम एक साथ चीज़ों को बताएं। और कहा गया है इन चीज़ों को अगर हम एक एक भाग का समाधान करेंगे तो ज़्यादा से, तो पहले हम क्या करें, बच्चों को जड़ के बारे में बताएंगे, फिर पत्तियों के बारे में बताएंगे, फिर फल के बारे में बताएंगे, फूल के बारे में बताएंगे। तो इससे बच्चे एक एक पार्ट के बारे में जानेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे, फिर वो पूरे पेड़ के बारे में जान जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम खंड खंड में करके पढ़ाते हैं, भाग भाग में करके पढ़ाते हैं, तो उसे हम आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, फिर आगे आता है अनुरूपता का नियम। ठीक है, क्या है अनुरूपता का नियम। जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व के अनुभव एवं प्रयत्नों का स्मरण करता है, याद करता है और उनकी तुलना करता है उनसे, उसके अनुसार क्रिया करके समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करता है। शिक्षक को चाहिए कि कक्षा कक्ष स्थिति में वे बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे वे अपने पूर्व ज्ञान का स्मरण एवं प्रयोग कर सकें। देखिए, क्या होता है, कभी कोई जैसे समस्या में फंस गया है, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वो सोचता है कि इससे पहले हम कभी इस समस्या में फंसे हैं तो हमने क्या किया था, कैसे किया था, तो वो चीज़ें अपने अनुभव एवं प्रयत्नों का क्या करता है, स्मरण करता है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि संबंध परिवर्तन का नियम। क्या है, संबंध परिवर्तन का नियम। इस नियम को साहचर्य परिवर्तन का नियम भी कहते हैं, याद रखेंगे। संबंधित परिवर्तन का नियम जो है साहचर्य परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है उसे एक नए उद्दीपन के द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है पर परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। तो संबंधित परिवर्तन का नियम क्या होता है कि क्रिया का स्वरूप जो है वही रहता है लेकिन परिस्थिति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। शिक्षक को कक्षा में अच्छी आदतों एवं सकारात्मक अभिरुचि को उत्पन्न करना चाहिए ताकि छात्र उनका उपयोग अन्य परिस्थितियों में भी कर सकें। ठीक है, फिर आगे हमारा क्या आता है, आगे आता है सीखने के नियमों के शैक्षिक महत्व। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। हाँ, तो इनके महत्व को हम जानते हैं, फिर अगला हम चैप्टर बाद में देखेंगे। अगला चैप्टर हमारा ये आ जाएगा आपका अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, जिसमें पावलोव थार्नडाइक के सभी सिद्धांत आएंगे। तो ये कुछ थार्नडाइक के नियम हमने देखे, सिद्धांत हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इसमें हम देखते हैं सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व, यही है ना। ओके, हाँ, सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व की क्या शैक्षिक महत्व है, तो उनको भी हम देखते हैं। तो हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि अधिगम प्रक्रिया में सीखने के नियमों का विशेष महत्व है। सीखने की तत्परता, सतत अभ्यास, संतोषप्रद परिणाम से इच्छित फल की प्राप्ति होती है।
इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वे कार्यक्रम निश्चित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह बच्चों के लिए संतोषप्रद हो और उनमें तत्परता की स्थिति पैदा हो जाए। ऐसा न होने से प्रयत्न व परिश्रम व्यर्थ होगा। ठीक है। 10 मिनट पूरे जोश व उत्साह के साथ प्रबल हार्दिक इच्छा से प्रत्येक सोपान पर सफलता की भावना से किया हुआ कार्य का मूल्य लापरवाही से 1 घंटा भर किए हुए कार्य के बराबर है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, इसमें देखिएगा कि विद्वानों ने सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व माना है, जो निम्नवत है। तो पहले हम क्या देखते हैं, उद्देश्यों की स्पष्टता। ठीक है। पहला नियम क्या है, उद्देश्यों की स्पष्टता। नियमों का शैक्षिक महत्व है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उद्देश्य निश्चित, स्पष्ट एवं जीवनोपयोगी होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में देखिए सीधे सीधे हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसका एक निश्चित हमारा उद्देश्य है कि हमें क्या करनी है, कि पढ़ाई करनी है, नौकरी पानी है, ये सारी चीज़ें हैं। जब बच्चे उसे सीख लेंगे तो स्वतः ही सीखने के क्षेत्र में अपने ध्यान को एकाग्र कर सकेंगे। वे सुख देने वाला कार्य कष्ट देने वाले कार्य की अपेक्षा शीघ्र करते हैं और सीखते हैं। तो ये उद्देश्यों की स्पष्टता हो गई। फिर हम देखते हैं आगे क्या है हमारा, उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया का चयन। बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का मूल्यांकन करने के बाद ही सीखने वाले को उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया और विधि का चुनाव करना चाहिए। इससे उसे स्थानांतरण एवं अभ्यास में भी सरलता होती है। क्या कहा गया है यहाँ पर, ध्यान से सुनेगा कि बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का मूल्यांकन करने के बाद ही सीखने वाले को उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया की विधि का चुनाव करना चाहिए। बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता को देख के ही आप कोई भी विधि अपनाएं पढ़ाने के लिए तो उसे अपनाना चाहिए। ठीक है। फिर आगे हम क्या जानते हैं, अभ्यास जागृत करना। ठीक है। तो शिक्षक को विषय अथवा पाठ बार बार दोहराकर अभ्यास करना चाहिए। शिक्षक द्वारा छात्रों को यह बतलाना चाहिए कि बार बार अभ्यास करने से सीखा गया ज्ञान अस्थायी रहता है तथा बिना अभ्यास के वह विस्मृत हो जाता है। तो आपने देखा होगा भी, जैसे कि हमने अभ्यास का नियम पढ़ा है, सेम वही चीज़ें हैं कि अभ्यास करने से चीज़ें हमारे माइंड में अस्थायी हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं तत्परता जागृत करना। बच्चा या छात्र हम कह सकते हैं अपने कार्य को तभी सीख सकते हैं जब वह सीखने के लिए तैयार होंगे। तत्परता बच्चों की रुचि, उत्साह, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करती है। यानी कि हम देखते हैं कि तत्पर बच्चे कब होते हैं, जब उनकी उस चीज़ में रुचि होगी या उत्साह होगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। तो इन सभी पर उनके सीखने की तत्परता क्या करती है, निर्भर करती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को सिखाने से पहले तैयार कर ले ताकि वे ज्ञान को ठीक तरीके से ग्रहण कर सकें। फिर देते हैं स्वक्रिया पर बल। अधिगमकर्ता को स्वयं हाथों से कार्य को करके सीखना चाहिए। इससे उसका अनुभव मजबूत एवं अस्थायी होता है। इससे स्वनिर्भरता का भी विकास होता है। तो स्वक्रिया यानी कि अपने आप कार्य करें बच्चे, तो इससे स्वनिर्भरता का भी विकास होता है। फिर देखते हैं अनुभव स्थानांतरण का बात करते हैं हम। सीखने के नियमों से यह स्पष्ट होता है कि मानवीय अनुभव का विशेष महत्व होता है। शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों को अधिक से अधिक अनुभव एकत्रित करने का अवसर दें। नहीं, बच्चों से खुद अगर चीज़ें कराई जाएंगी तो बच्चे जो है एक अधिक से अधिक अनुभव एकत्रित करेंगे। इसके पश्चात वे छात्रों को अनुभव की नवीन समस्या या कार्य के सीखने में उपयोगिता बताएं। ठीक है। इस प्रकार बार बार अभ्यास और प्रयोग से छात्र स्वतः ही अनुभवों को प्रयोग करना सीख जाएंगे। फिर हम देखते हैं आगे प्रेरकों का प्रयोग। ठीक है। क्या है प्रेरकों का प्रयोग, एक सेकेंड। प्रेरकों का प्रयोग हम देखते हैं कि सीखने के नियमों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीखने के लिए उचित वातावरण एवं प्रेरकों का प्रयोग आवश्यक है। जब हम बच्चों को पुरस्कार, प्रोत्साहन, प्रशंसा के द्वारा सीखने के लिए तैयार करते हैं तो वे सीखने के प्रति उत्साह एवं रुचि को प्रकट करते हैं। ठीक है। जब किसी भी बच्चे को हम मोटिवेट करेंगे, प्रशंसा के द्वारा उन्हें सीखने के लिए तैयार करेंगे तो वह उनके प्रति उनका जो है उत्साह भी आएगा और सीखने के लिए रुचि भी प्रकट करेंगे। शिक्षकों को चाहिए कि वे पठन पाठन के बीच में बच्चों को उत्साहित करते रहें। इससे वे प्रसन्न रहते हैं तथा शिक्षक को भी परिश्रम कम करना पड़ता है। ठीक है। इस प्रकार थॉर्नडाइक के सीखने के नियम कक्षा के क्षेत्र में लाभदायक रहे हैं। सीखने के प्रति छात्रों को उत्साहित बनाना शिक्षक का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। थोड़ी सी पुनरावृत्ति भी हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा कि थॉर्नडाइक ने क्या किए हैं, सीखने के 2 नियम दिए हैं जो भी महत्वपूर्ण नियम हैं जिसका प्रयोग अधिक प्रभावशाली। तो सीखने के इन्होंने मुख्य नियम दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे पूछा जाता है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम और सीखने के गौण नियम और सहायक नियम भी दिए हैं, ये 5 हैं। मनोवृत्ति का नियम, बहुप्रत क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। सीखने के नियमों का प्रयोग कर शिक्षक छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि, उत्साह एवं संतोष विकसित कर सकता है। तो ये हो गया हमारा अधिगम के नियम हमने देख लिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि क्वेश्चन है आपका
क्या दिया गया है कि सीखने के गौड़ नियमों की संख्या कितनी है। गौड़ नियम कितने हैं आपके 5 हैं। मुख्य नियम पूछा जाएगा तो 3 है। ध्यान से देख लीजिएगा, गौड़ या आपके सहायक नियम 5 है, मुख्य नियम आपके 3 है। तो ये आप टिक यहाँ पर लगा सकते हैं। आगे भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि योजना विधि के जन्मदाता कौन है। क्वेश्चन हमने कल आपसे पूछा था, तो इसको प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, फिर देखना सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, ये किसने कहा है, ये भी आपको बताना है। ये हमने कल क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, तो चलिए उसी के साथ ही क्लास हमारी ख़त्म होती है। इसमें हमने इन चीज़ों को ख़त्म किया। कल से हम अधिगम के सिद्धांत पे आ जाएंगे और ये भी बहुत ज़रूरी है आपका। ठीक है, सिद्धांत देखेंगे। देखिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें हैं हम देखेंगे। आज हमने अधिगम के नियम देख लिए, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, जैसा कि हमने कहा है कि ये बुक ख़त्म होने के बाद हम आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे। आपका रिस्पांस इस पर कम है, तो इसलिए हम आपको हैंड रिटन नोट्स अभी स्किप कर रहे हैं। जब तक आपका रिस्पांस इस पर नहीं आएगा तब तक हम आपको हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पे नहीं प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इस बुक का PDF हम डाल देंगे, आप उसी को पढ़िएगा। ठीक है, और सारी बुक हमारी जैसा कि हमने कहा है कंप्लीट कराने का वादा किया है, तो हम कराएंगे। और हमने कहा था जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपके रिस्पांस पर निर्भर करेगा, तो आपका रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं है। तो हैंड रिटन नोट्स अभी हमने छोड़ दिया है बनाना। ठीक है, हमने अभी हैंड रिटन नोट्स आपका बनाना छोड़ दिया है, तो अगर रिस्पांस रहता आपका तो हम ज़रूर देते, इसलिए हम बुक का PDF ही हम आपको दे देंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।